हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास 5T पर। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे लेकर के आ रहे हैं। एक वीडियो हम पहले लेके आए, हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी और साथ में काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी चर्चा की। चलिए आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज की, या कहें तो समृद्ध संख्याओं के बीजगणितीय गुणधर्मों की। क्या है बीजगणितीय गुणधर्म? शुरू करते हैं हमारा वीडियो। में जैसे सामान्य संख्याओं के लिए गुणधर्म है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दो समृद्ध संख्याओं का योग। दो समृद्ध संख्याओं का योग। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जा सकता है? मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो तो है Z1 इक्वल टू x1 प्लस में आयोटा y1। ठीक है, हमने बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को या समृद्ध संख्या को हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा हमने नंबर लिया Z2, उसको हमने लिख दिया x2 प्लस में आयोटा y2। अब इन दोनों को कैसे जोड़ा जाता है? जोड़ने का तरीका, यानी Z1 में Z2 को कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने के लिए वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जोड़ देंगे, यानी x1 प्लस x2 हो जाएगा। और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग, आयोटा तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y1 और यहाँ से y2। तो हमने देखा कि जब जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली जो संख्या है वो भी कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी, यानी समृद्ध संख्या ही होगी। ये इसका वास्तविक भाग कहलाएगा, ये इसका काल्पनिक भाग कहलाएगा। तो यानी दो समृद्ध संख्याओं को जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या भी एक समृद्ध संख्या होती है। आप उसे कोई नया नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको Z नाम दे दिया है, ये Z1 Z2 थी, हमने उसे Z कह दिया है, तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अब एज ए एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास Z1 इक्वल टू 5 माइनस आयोटा व Z2 कोई अन्य दूसरी संख्या वो 2 प्लस 3 आयोटा है। कहा जाए दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ देंगे Z1 प्लस Z2। वास्तविक भाग में वास्तविक भाग 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 7। और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग 3 आयोटा और ये माइनस आयोटा ऐड करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस के 3 आयोटा, तो कितना शेष बचेगा? प्लस का 2 आयोटा। ये हमारे पास दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। सिंपल सा है, सामान्य संख्याएं जैसे जोड़ते हैं वैसे ही हम इनको जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रकार से, यदि कहीं पर भी दो संख्याओं का योग वही संख्या प्राप्त होती है तो उसे उन संख्याओं के लिए संवृत नियम कहते हैं या संवृत नियम कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है, संवृत नियम का पालन करता है, यानी दो संख्याओं का योग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक, आगे बात करते हैं हम क्रम विनिमय का। क्या ये क्रम विनिमय है? अब नाम से पता कीजिए, क्रम ऑर्डर और विनिमय यानी एक्सचेंज, यानी इनका क्रम बदल दिया जाए, ऑर्डर बदल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मैंने Z1 में Z2 को जोड़ा और ये मेरे को कितना मिल रहा था? 7 प्लस में 2 आयोटा मिला। क्या मैं ऑर्डर बदलूं, Z1 की बजाय Z2 लिखूं और यहाँ Z2 में Z1 को जोड़ूं तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी इसे पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो क्या अलग जुड़ेगा? 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें ऐड करेंगे 5 माइनस आयोटा को, तो 2 और 5 अभी भी जोड़ेंगे तो वास्तविक भाग 7 ही रहेगा। और काल्पनिक भागों की बात करेंगे तो 3 आयोटा माइनस आयोटा तो कितना मिलेगा? 2 आयोटा, यानी दोनों सेम ही है। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं, यानी योग संक्रिया है वो क्रम विनिमय होती है।
कॉम्प्लेक्स नंबर में योग संक्रिया कैसी होती है? क्रम विनिमय होती है। तीसरे की बात करें हम साचर्य नियम की, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर साचर्य होते हैं? तो थर्ड है हमारे पास साहचर्य। साचर्य में क्या होता है? यदि आपके पास कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कितनी? 3, एक Z1 ले लिया, दूसरी Z2 है मान लीजिए, और तीसरी Z3 है, तो ध्यान से समझिए साचर्य क्या होता है। दो को हम जोड़ लें, Z1 और Z2 को हमने जोड़ लिया, जैसे ये मिल रही है वैसे मिल जाएंगी, फिर हम उसमें Z3 को और जोड़ देते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं, Z2 और Z3 को जोड़ते हैं। पहले किसको जोड़ते हैं? Z2 और Z3 को, और उसमें फिर क्या और जोड़ देते हैं? Z1। तो Z1 में Z2 Z3 जोड़ दिया गया। पहले Z2 Z3 को जोड़ा है, कोष्टक लगाया है, तो समझिए बोडमास रूल पढ़ते हैं, यानी कोष्टक पहले सोल्व होता है, तो हम पहले ये जोड़ेंगे और फिर इसे Z1 में जोड़ देंगे। उस कंडीशन में यदि ये दोनों मान समान आए तो कहते हैं कि वहां उस संक्रिया में, उस ऑपरेशन में साचर्य नियम का पालन होता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होता है क्या? आपको 3 संख्याएं ले लीजिए, 3 संख्याओं में 2 तो Z1 Z2 ये रही, और तीसरी मैं यहां और लिख देता हूं Z3 इक्वल टू मान लीजिए 2 आयोटाई, केवल 2 आयोटा, इसमें वास्तविक भाग नहीं है। इस प्रकार की संख्याएं जिनमें वास्तविक भाग नहीं होता हो उन्हें कहते हैं विशुद्ध काल्पनिक संख्या। कैसे कहते हैं? विशुद्ध काल्पनिक, यानी ये पूर्णतया काल्पनिक संख्या है, इसमें किसी प्रकार का वास्तविक भाग नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हमने ली, Z1 प्लस Z2 हमारे पास जोड़ रखा है, ये रहा, तो Z1 प्लस Z2 तो हमें पता है, हम इसमें Z3 और जोड़ेंगे, तो Z1 प्लस Z2 का मान कितना है? 7 प्लस में 2 आयोटा, इसमें Z3 का मान, Z3 भी कितना है? 2 आयोटा, जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 7 प्लस में 4 आयोटा बन जाएगा, 2 आयोटा 2 आयोटा, काल्पनिक भाग जुड़ के 4 आयोटा हो जाएगा। तो ये तो हुआ ये वाला। हम इसकी बात करते हैं, ये कितना होगा? Z2 और Z3 को जोड़ें, ये Z2 है और ये Z3 है, जोड़िए, वास्तविक भाग तो 2 ही है इसका, काल्पनिक कितना होगा? 3 और 2 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक, अब हम इसे किस में जोड़ देते हैं? Z1 में जोड़ देते हैं। Z2 प्लस Z3 को जोड़ दिया किसमें? Z1 में। तो पहले Z1 को लिख लेते हैं, Z1 कितना है? 5 माइनस आयोटा, और इसमें हम ऐड करेंगे Z2 प्लस Z3 का मान, 2 प्लस में 5 आयोटा, तो 5 और 2 7, वास्तविक भाग तो हो गया 7, माइनस आयोटा प्लस के 5 आयोटा, तो कितना बचेगा? प्लस का 4 आयोटा। इसे देखो और इसे देखो, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब Z1 Z2 प्लस Z3 ये बराबर होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याओं में योग संक्रिया है वो साचर्य नियम का भी पालन करती है, सैव्रत है, क्रम विनिमय है, सहचर्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम समिश्र संख्या के तत्समक अवयव की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इन चीजों को उतारते भी चलें। आइए अब बात करते हैं योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है। तत्समक अवयव कहते किसको हैं? तत्समक अवयव भी एक संख्या ही होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? देखिए कोई संख्या है Z1, मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे Z1 ही मिले, यानी तत्समक अवयव ऐसा अवयव होता है जो कि दूसरी संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो बताइए यहाँ क्या जोड़ा जा सकता है? यहाँ 0 जोड़ा जा सकता है, या आप कहें तो 0 प्लस 0 आयोटा भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये 0 को, यानी 0 जो संख्या है उसे योग संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि आप 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़िए आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 0 है वो योज्य तत्समक अवयव होता है। समझ में आया कि तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव वह संख्या होती है
जो एक दी गई संख्या में जोड़ी जाए तो उससे उस संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े, आपको वही संख्या मिल जाए। तो योग के लिए 0 ही तत्समक अवयव होता है हमेशा। अब बात करते हैं हम योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम अवयव, नए नाम हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, हमें समझ में ही नहीं आएगा क्या है। तो जैसे 0 योज्य तत्समक है, वैसे हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी इनवर्स के रूप में क्या मान होगा। अब प्रतिलोम होता क्या है वो समझिए। कोई संख्या है z, उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मुझे सामने तत्समक अवयव मिल जाए। यहां जोड़े जाने वाली संख्या को ही क्या कहेंगे। देखो जोड़ रहे हैं इसलिए क्या लिखा है योज्य, और ये प्रतिलोम हो जाएगी। यहां लिखी जाने वाली संख्या प्रतिलोम कहलाएगी। जोड़ रहे हैं तो कौन सी संख्या होगी, योज्य प्रतिलोम। तो आपको सामने तत्समक अवयव मिलना चाहिए। आप बताइए जेड में ऐसा क्या जोड़ें कि हमको तत्समक अवयव क्या था योग के लिए 0। तो योज्य तत्समक अवयव 0 होता है, तो जेड में क्या जोड़े कि 0 मिले। बताइए जेड में ऐसा क्या जोड़े कि 0 मिले। जेड में हम -z जोड़ सकते हैं, यानी जेड को माइनस से गुणा कर दें और उसमें जोड़ दें तो क्या मिलेगा 0। इसलिए जेड संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -z होता है। अब आपसे पूछा जाए एज ए एग्जाम्पल कि z बराबर 5 प्लस में 3 आयोटा का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। वो कितना होगा। तो ये z है, तो z का योज्य प्रतिलोम -z, हम इसको माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो -5 और -3 आयोटा, ये हमारे पास z का क्या है, योज्य प्रतिलोम है। तो आप जान गए होंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अंतर, डिफरेंस यानी व्यवकलन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनमें घटाना कैसे होगा, एक में से दूसरे को घटा रहे हो तो कैसे घटाएंगे। फिलहाल स्क्रीनशॉट लें। आइए तो बात करें हम अंतर की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। z1 एक संख्या है, मान लीजिए a1 प्लस में आयोटा b1, और z2 एक दूसरी संख्या है, वो मान लीजिए a2 प्लस में आयोटा b2 है। इन दोनों का अंतर क्या होगा, z1 माइनस z2। जैसे योग था वैसे ही अंतर होगा। वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या यानी वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ेगा, यानी a1 में जुड़ जाएगा a2, फिर काल्पनिक में काल्पनिक भाग जुड़ जाएगा। दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा बाहर लिखा, यहाँ से b1 और यहाँ से b2। तो ये आपके पास चलिए अंतर करना था, मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे। ये दो संख्याएं हैं, अब इनमें अंतर सेम जैसे योग किया था वैसे ही अंतर होगा। आप वास्तविक भागों का अंतर लिखेंगे। z1 है तो z1 के वास्तविक भाग में से z2 के वास्तविक भाग को घटा देंगे, फिर z1 के काल्पनिक भाग में से z2 के काल्पनिक भाग को घटा देंगे। ठीक है, आयोटा आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो ये दो संख्याओं का अंतर होता है, सिंपल सा है, वास्तविक भागों का अंतर और काल्पनिक भागों का अंतर। एज ए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल z1 मान लीजिए मेरे पास 2 माइनस का 3 आयोटा व z2 बराबर 5 प्लस आयोटा है। हम इन्हें घटाना चाहते हैं, z1 माइनस z2 निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से z1 में है 2 और z2 वाले के वास्तविक भाग को घटा देंगे, फिर प्लस
कितना है ये, -3 आयोटा। इसमें से घटाएंगे इसके काल्पनिक भाग को, Z2 के काल्पनिक भाग को घटा देंगे, घटाएंगे तो माइनस आयोटा। तो क्या बनेगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 और ये हो जाएंगे -4 आयोटा। तो ये हमारे पास अंतर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो सिंपल रूप में आप यूं भी लिख सकते हो, Z1 - Z2 बराबर 2 - 3 आयोटा। तो Z1 का मान है, फिर माइनस Z2 की जगह 5 प्लस में आयोटा, 2 - 3 आयोटा, -5 और माइनस का आयोटा। 2 में से 5 घटाएंगे -3 और 1 -4 आयोटा। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे करें या ऐसे तो घटा सकते हैं आप। यहाँ अंतर के लिए हमारे पास कोई गुणधर्म है नहीं, क्योंकि ये किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, बस केवल संवृत नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात, ना क्रम विनिमय होते हैं, ना साचर्य होते हैं, ना इनका तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जानकारी है नहीं, तो केवल छोटा सा टॉपिक है अंतर का, स्क्रीनशॉट लें और आगे बात करेंगे गुणा की। देखिए सभी संख्याओं का गुणा क्या होता है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, Z1 = A1 प्लस में आयोटा B1 और दूसरी संख्या है Z2 A2 प्लस में आयोटा B2। ये दो संख्याएं हैं, इनका गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे, Z1 Z2 = A1 प्लस में आयोटा B1 और A2 प्लस में आयोटा B2। सामान्य गुणा जो संख्याओं का करते हैं वो आप यहाँ भी कर दीजिए। ठीक, A1 को A2 से करेंगे तो A1 A2 आ जाएगा, A1 को आयोटा B2 से करेंगे तो आयोटा A1 B2 हो जाएगा, आयोटा B1 को A2 से करेंगे तो आयोटा A2 B1 हो जाएगा, और आयोटा B1 को आयोटा B2 से करेंगे तो आयोटा गुणा आयोटा तो आयोटा स्क्वायर और B1 × B2 एज इट इज। अब A1 A2 ये सही है, इसमें कोई आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो इन दोनों में आयोटा कॉमन है, हमने आयोटा कॉमन ले लिया। A1 B2 प्लस में A2 B1 हो गया। ठीक है, यहां देखो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 यहां रखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का B1 B2 हो जाएगा, तो ये माइनस का B1 और B2। तो ध्यान से देखिए, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा किया गया तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, जिसका वास्तविक भाग तो ये है और ये क्या है, काल्पनिक भाग है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा समृद्ध संख्या का गुणा भी क्या होता है, समृद्ध संख्या ही होती है। यानी समृद्ध संख्याओं का गुणा है वो संवृत नियम का पालन करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणा समृद्ध संख्या ही मिलेगी। आगे हम दूसरे गुणधर्म की बात करें तो वो है हमारे पास कौन सा, क्रम विनिमय। क्या हम Z1 को Z2 से गुणा करें और Z2 को Z1 से गुणा करें, फर्क आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कि सामान्य संख्याओं जैसा ही गुणा है यहाँ भी। तो यानी ये कह सकता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, यानी क्रम बदलने से गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात करें साहचर्य की, क्या ये साहचर्य होते हैं? आप Z1 Z2 को पहले गुणा कर लीजिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा इस टाइप का, फिर उसमें Z3 को गुणा कर दीजिए। अब आगे क्या करें, Z2 Z3 का पहले गुणा करें और फिर उस मान को Z1 में भी गुणा कर दें। आप देखेंगे ये मान भी कैसे आएंगे, समान आएंगे। हमारे पास आगे संख्याएं आएंगी तो हम उनको सोल्व कर देंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या होगा। तो कहने का अर्थ है गुणन संक्रिया है वो साहचर्य नियम का भी पालन करती है, यानी समान ही होंगे, कैसे भी गुणा कर दो, बस आपको गुणा करना है, वो किस क्रम में हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम बात करते हैं तत्समक अवयव की, गुणन तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव की परिभाषा मैंने आपको दे ही दी है, क्या होती है बताइए? यानी जो सी संक्रिया है उसी संक्रिया के ऊपर हम बात करेंगे
यहाँ पर संक्रिया है गुणन संक्रिया की, तो कोई एक संख्या है z, उससे किससे गुणा किया जाए कि हमें z ही मिले। कॉमन सी बात है, किससे गुणा किया जाए, 1 से। तो एक गुणन तत्समक अवयव होता है, एक को क्या कहते हैं, गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। तो आप एक को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, आपको z ही मिलेगा, जो संख्या लिखोगे वही मिलेगी, एक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसी संख्या जिससे गुणा पर कोई इफेक्ट ना पड़े वो क्या कहलाएगा, गुणन तत्समक अवयव कहलाएगा। अब दूसरी बात, हम बात करते हैं गुणन प्रतिलोम की। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, एक संख्या z को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि आपको सामने गुणन तत्समक यानी 1 मिल जाए। यहां पर आने वाली संख्या ही क्या कहलाएगी, गुणन प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है, उसे z इनवर्स के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, z इनवर्स, मान लीजिए z आपके पास 2 प्लस में आयोटा है, तो z इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1/z, या कहें तो 1/2 प्लस आयोटा। ठीक, पर ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप नहीं है। यदि आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो आप उसे चेंज करेंगे, यानी आयोटा अंश में ही होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप हमने यही समझाया था, x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में होना चाहिए। जबकि यहाँ 1/, में मान आ रहा है, ऐसा नहीं था कि 1/x प्लस आयोटा वाई था, केवल x प्लस आयोटा वाई ये अंश की वैल्यूज हैं, तो वैल्यू आपके पास यहाँ ऐसी होनी चाहिए। तो ये सही नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे, पर आगे बताएंगे कैसे करना है। फिलहाल इतना ही समझिए कि z इनवर्स का मतलब 1/z, तो 1/2 प्लस आयोटा और यहाँ 2 प्लस आयोटा, जब दोनों रखे जाएंगे तो कट जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसे कैसे बदलना है हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये तो थी हमारे पास दो समी संख्याओं का गुणा, आप स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात कर रहे हैं गुणन संक्रिया के अंतर्गत ही बंटन नियम की। किसकी, बंटन नियम। जानते हो बंटन नियम क्या होता है, बंटन किसे कहते हैं, यानी हम जब एक संख्या को दूसरी संख्या पर वितरित करते हैं, उसके साथ उसे बांटते हैं, वो कहलाता है बंटन नियम। जैसे z1 है बाहर और अंदर z1 प्लस z2 दो संख्याएं हैं अलग अलग से, z1 बाहर है तो यहाँ z2 और यहाँ z3। एक संख्या बाहर है जो दो संख्याओं के योग से गुणा हो रही है, तो ये z1 इन दोनों के साथ वितरित होगा, तो यही कहलाता है बंटन नियम। z1 का z2 से गुणा और z1 का z3 से गुणा, ये कहलाता है बंटन नियम। यानी z1 z2 से भी गुणा हो जाएगा और z1 z3 से हो जाएगा। सामान्य कॉमन सा है गुणा, वही तरीका है। अब आप उल्टा यूं भी कह सकते हो कि z1 प्लस में z2 है, इसे z3 से गुणा करेंगे तो z3 z1 के साथ में होगा तो z1 z3, और z3 z2 से होगा तो z2 z3। तो ये बंटन नियम है। ठीक है, यानी गुणा करना, बाहर संख्या है तो अंदर वाली सभी संख्याओं से वो गुणा कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम भाग संक्रिया की। तो आइए देखिए भाग कैसे करते हैं और कब कब भाग दिया जा सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान लीजिए z1 व z2 दोनों ही क्या है, सैमरिक संख्याएं हैं। तब यदि z2 नॉट इक्वल टू 0 हो, z2 एक अशून्य सैमरिक संख्या हो, 0 नहीं हो यानी अशून्य हो, तो अनुष्य सैमरिक संख्या हो, तब z1/z2 ये भाग दिया जा सकता है। और ये भी कैसी संख्या होगी, एक सैमरिक संख्या होगी। ठीक है, तो ये हो गई भाग की बात। कैसे देना है भाग, देखो बटे में आ रहा है, थोड़ी देर पहले यहाँ उस प्रतिलोम में भी आ रहा था हमारे पास,
अब हम बताएंगे आपको कि ये भाग आपको देना कैसे है। बटे में आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वहां से आयोटा का पद कैसे हटाना है, हम उसे वास्तविक कैसे बनाएंगे। ठीक है, आयोटा केवल अंश में ही होना चाहिए या हर में भी आएगा तो हर में से हटाना हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है संयुग्मी संख्या। देखिए संयुग्मी संख्या क्या होती है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो a प्लस आयोटा b है, तब आयोटा वाले पद का चिन्ह बदल दिया जाए, तब a माइनस आयोटा b को आयोटा वाले पद का क्या कर दिया गया है, चिन्ह बदल दिया है, को z की संयुग्मी संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दिया जाए तो क्या कहलाती है, उस संख्या z की संयुग्मी संख्या कहलाती है। और इसे z बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, z बार से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए मान लीजिए z1 बार है वो आपके पास 6 माइनस 2 आयोटा है, यहां लिख रखा है हमने z1 है वो 6 माइनस 2 आयोटा है, तो z1 बार क्या बनेगी, 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक अन्य संख्या और मिली और उसमें मान था आपके पास 3 आयोटा, इसमें वास्तविक भाग नहीं है, और आपसे पूछा जाए कि इसकी संयुग्मी बताइए, तो क्या बन जाएगा, -3 आयोटा। क्यों, क्योंकि हमें केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलना है बस। यदि मेरे पास z3 एक और संख्या है जिसमें -3 और माइनस आयोटा ये मान है, तो z3 कि संयुग्मी क्या होगी, हम यहाँ पे काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देंगे। ध्यान रखना है जो काल्पनिक पद है उसका चिन्ह बदलेगा, आयोटा वाले पद का चिन्ह बदलेगा, कभी आप वास्तविक भाग का भी बदल दो। तो -3 प्लस आयोटा ये इसकी संयुग्मी संख्या हो जाएगी। एक और भी देखिए, मान लीजिए मेरे पास z4 है वो माइनस में 5 है, तो बताइए z4 बार यानी z4 की संयुग्मी क्या होगी, तो z4 की संयुग्मी -5 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें काल्पनिक भाग है वो नहीं है, लिखोगे तो 0 है और 0 को लिखने से कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि केवल वास्तविक भाग है वो तो आपके पास एज इट इज रहेगा, चेंजिंग करना है तो सिर्फ किस में करनी है, काल्पनिक भाग में आपको बदलाव करना है, चिन्ह बदलना है, प्लस का है तो माइनस कर दीजिए और यदि पहले से माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यानी पहले का विपरीत चिन्ह हो जाना चाहिए। तो ये बात हो गई है संयुग्मी संख्या की। ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट लें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो क्या है, एक समिश्र संख्या को मानक रूप a प्लस आयोटा b में बदलना। थोड़ी देर पहले हमारे पास यहाँ आ रहे थे कुछ वैल्यू जैसी कि यदि हमारे पास एक z संख्या है वो 2 माइनस आयोटा है तो z इनवर्स बराबर 1/2 माइनस आयोटा होता है, यानी z की प्रतिलोम है ये, गुणन प्रतिलोम 1/2 माइनस आयोटा। पर ये मानक रूप इसमें नहीं है, वो तो सही है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसके हर में आ रहा है मान, तो हर में से आयोटा का पद कैसे हटाया जाएगा, तो उसके लिए संयुग्मी संख्या काम में ली जाती है। तो आप इसे मानक रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इस संख्या की संयुग्मी से अंश हर में गुणा कर देंगे, क्या बनेगी संयुग्मी 2 प्लस आयोटा, आप अंश को हर में गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करने पर क्या मिलेगा, ऊपर वाला भाग तो 2 प्लस आयोटा रहेगा, नीचे वाले में a माइनस बी a प्लस बी की सहायता से गुणा कर देंगे,
तो 2 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, तो 2 प्लस आयोटा और नीचे हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, बाहर माइनस था वो माइनस एज इट इज है। तो 2 प्लस आयोटा बटे में कितना हो गया है 4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस आयोटा बटे 5। आप चाहो तो इसे 2 बटे 5 प्लस में आयोटा बटे 5 यूं भी लिख सकते हो। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग कितना है 2 बटे 5 है, आप इसे रियल जेड भी कह सकते हैं। जबकि इमेजिनरी जेड क्या है, सॉरी जेड इनवर्स क्या है मान, तो इमेजिनरी जेड कितना है, आयोटा को छोड़िए बाकी कितना बचता है 1 बटे 5। तो ये काल्पनिक भाग और ये वास्तविक भाग है। तो कन्वर्ट किया जा सकता है मानक रूप में यदि हर में आपके पास आयोटा वगैरह के पद हो तो। ठीक है, कर देंगे। अब हमने पीछे बताया था भाग कैसे देना है, वो भाग देने वाली ही प्रक्रिया है। बटे की संख्या हटा दी गई है, आयोटा का कोई पद यहाँ नहीं बचा है। कैसे हटाएंगे, केवल नीचे आने वाली संख्या की संयुग्मी संख्या से गुणा करके आप उसे सरल कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक के और साथ ही मापांक के गुणधर्म पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.1 को हल करेंगे।